नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के पूरे बेंच से मिला और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। टीएमसी नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि सीईसी के हाथ खून से सने हैं। डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और अन्य सांसद शामिल थे। डेरेक ओब्रायन ने बताया कि उन्होंने आयोग से 5 अहम सवाल पूछे, लेकिन सीईसी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। महुआ मोइत्रा ने 40 मौतों की सूची सौंपी, जिसे आयोग ने सिर्फ आरोप बताकर खारिज कर दिया। टीएमसी का कहना है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे जिस बेवजह, बेदिल और अव्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, उसका विरोध जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं। ये दौरा भारत रूस के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी बयान के मुताबिक दोनों नेता रिश्तों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व और अफगानिस्तान पर खुलकर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई बड़े द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप दिया जा सकता है और नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया जाएगा। इससे पहले मोदी और पुतिन सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने और भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति सिर्फ उपभोक्ताओं के हित में तय होती है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत को मेजर पावर का दर्जा मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक ताकत, बढ़ते निवेश और खास तौर पर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए सैन्य प्रदर्शन ने इनकी रैंकिंग मजबूत की। अमेरिका और चीन पहले 2 स्थानों पर हैं, जबकि भारत, जापान और रूस को पीछे पछाड़ चुका है। हालांकि चीन और भारत के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सैन्य क्षमता में लगातार सुधार दिखा है, लेकिन रक्षा साझेदारी वाले नेटवर्क में भारत 11वें स्थान पर फिसल गया है। कुल मिलाकर भारत की बढ़ती आर्थिक रफ्तार और हालिया सैन्य अनुभव ने उसकी एशिया में पकड़ और मजबूत की है। पतंजलि का घी खाते हैं तो सावधान हो जाइए। दैनिक भास्कर और भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का देसी गाय का घी लैब टेस्ट में फेल पाया गया है। खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि ये घी खाने लायक नहीं है और इसे खाने से बीमारी या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रदेश स्तरीय लैब रुद्रपुर और राष्ट्रीय खाद्य लैब गाजियाबाद दोनों जगह जांच में घी स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। दैनिक भास्कर और भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद कंपनी पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाजार में बेचे जा रहे पतंजलि के इस घी को तुरंत वापस लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सावधानी बरतें और संदिग्ध घी का सेवन न करें। नेपाल के नए 100 रुपए के नोट पर भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाने पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर वार करते हुए एक्स पर लिखा कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के एक नए नोट पर जो मैप लगाया है, उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। ये हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल कर देता है। ये बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए पोज में फोटो खिंचवाई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ हाई कमांड से मुलाकात करेंगे। इसका मकसद है मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे पावर टसल को सुलझाना। शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली हमारा मंदिर है, जब बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। पार्टी हाईकमांड ही फैसला करेगी। डीके ने यह भी कहा कि 2023 के चुनाव के बाद 5-6 नेताओं के बीच गुप्त समझौता हुआ था, लेकिन ज्यादा खुलासा नहीं किया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और कहा कि हाईकमांड सही समय पर फैसला करेगी। मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हाईकमांड समय आने पर हस्तक्षेप करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और आवश्यक मानवीय सहायता भेजी है। पीएम ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक और मदद भेजने के लिए तैयार है। श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन ने इस हफ्ते तबाही मचाई, जिसमें से कम 56 लोगों की मौत और 21 लोग लापता हैं। ये हाल के वर्षों की देश की सबसे गंभीर मौसम आपदाओं में से एक मानी जा रही है। भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा के पुर्तगाली में 77 फीट ऊंची भगवान राम की ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया। ये आयोजन श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह का हिस्सा है। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता जनता की एकता की ओर से होकर जाता है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर ध्वज फहराने का सौभाग्य पाया था। मोदी ने कहा कि देश एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार और उज्जैन के महाकाल महालोक जैसे काम इसकी मिसाल है। पीएम मोदी यहां रामायण थीम पार्क का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट व सिक्का भी जारी करेंगे। आयोजन में देश भर से 15,000 से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मृतक हिंदू जमीन मालिकों के दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाकर दिल्ली की मदनपुर खदर में जमीन हड़पी। ईडी के मुताबिक 2004 की एक नकली जनरल पावर ऑफ अटर्नी जीपीए का इस्तेमाल कर जमीन ट्रस्ट में ट्रांसफर की गई। जांच में पता चलता है कि जिन मालिकों के नाम जीपीए में थे वे 1972 से 1998 में ही निधन हो चुका था उनका। सिद्दीकी फिलहाल ईडी की हिरासत में है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कथित आतंक मॉड्यूल में संलिप्तता और फर्जी यूजीसी NAAC दावा भी जांच का हिस्सा है। ईडी ने 25 जगहों पर रेड की और 9 शेल कंपनियों की भी जांच शुरू की है। सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2% की ग्रोथ दर्ज की, जो विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं अधिक है। आंकड़े ने दिखाया कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर की मजबूती ने विकास को बढ़ावा दिया। मैन्युफैक्चरिंग 9.1% और सर्विसेज सेक्टर 9.2% की दर से बढ़ा। निजी खर्च भी मजबूत रहा। PFCE 7.9% बढ़ा। वहीं कृषि और यूटिलिटी सेक्टर धीमे रहे। Q2 में GDP मूल्य लगभग 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई, जबकि नाम मात्र GDP 8.7% बढ़कर 85 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाए रखता है और FY26 के दूसरे हिस्से के लिए सकारात्मक संकेत देता है। नीति निर्माता अब महंगाई और वैश्विक मांग पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग की और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस और लागू होने वाला प्लान होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब करोड़ों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं तो मोदी सरकार इस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही। राहुल गांधी ने अपने आवास पर कुछ माताओं से मुलाकात भी की जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थी। उन्होंने इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का संकट है और सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और सकल मूल्य वर्धित GVA सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को C ग्रेड दिया है। ये उपलब्ध ग्रेडिंग ABCD में दूसरा सबसे निचला स्तर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। IMF ने स्पष्ट किया है कि C ग्रेड का अर्थ है कि उपलब्ध डेटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी में थोड़ी बाधा डालती हैं। यह ग्रेड ऐसे समय में आया है जब सरकार शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जारी करने वाली है, जिससे ये मुद्दा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो तीसरी दुनिया के सभी देशों से अमेरिका में माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोक देंगे। ये कदम व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर हुई गोलीबारी के बाद आया है, जिसमें 20 साल की साराह बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई।
ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने और अवैध प्रवेश को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने गैर अमेरिकियों को मिलने वाले फेडरल लाभ बंद करने और सुरक्षा खतरे वाले विदेशी नागरिकों को देश से निकालने की भी बात कही। ट्रंप ने इसे अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम बताया। अमेरिका में विदेशी आबादी 5.3 करोड़ के करीब है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।